समानता के विभिन्न रूप क्या हैं? इक्वालिटी, उसके अलग अलग प्रकार, अलग अलग फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं, थोड़ा जानें कि क्या। पहला तो है कि प्राकृतिक समानता क्या है। जैसा कि शुरू में ही बार बार कहा गया, जन्म से सब समान हैं, ये प्राकृतिक समानता हुई। जन्म के बाद तुरंत सब समान हैं। आशय ये कि सभी एक हैं, पैदा हुए और सब एक। तो प्राकृतिक समानता जो है, उसके लिए उनके बीच में किसी तरह की असमानता नहीं की जानी चाहिए, ऐसा इसका आशय हुआ। पहला जो बात है, समानता के विभिन्न रूपों में पहला रूप प्राकृतिक समानता। तो इनमें विभिन्नता नहीं की जानी चाहिए, ऐसा विचारकों का कहना है। लेकिन आज ये वाला विचार पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। पूरी तरह से इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि कहना है और उचित है कि जन्म के से तुरंत बाद ही व्यक्ति असमान हो जाता है। पैदा होने की प्रक्रिया में सब समान हैं, पर पैदा होने के बाद उनका धर्म, उनकी जाति, उनका वंश उनको असमान बनाता है, तुरंत असमान बना देता है। ये उस जाति का हुआ, ये इस वंश का है, ये इस धर्म का है, इसका इस धर्म में जन्म हुआ, इसका इस जाति में जन्म हुआ। यह समानता ही तो है। तो इसलिए इस धारणा को, प्राकृतिक इक्वालिटी की धारणा को समाप्त कर दिया है बिल्कुल, और उसे एक मात्र कोरी कल्पना कहा गया है, क्योंकि सच्चाई नहीं है। जैसे ही आप अपने आसपास ही देखिए कि जैसे ही किसी का जन्म हुआ, तुरंत हम कहते हैं इसका जन्म फलाना जाति में हुआ, ये फलाना धर्म का है, ये व्यक्ति इसका बच्चा इस वंश का होगा, आदि आदि। तो ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि प्राकृतिक समानता की बात करना एक कोरी कल्पना है। हमें तो ये मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति की, ईश्वर ने समान नहीं बनाया है सबको। बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है कि ईश्वर ने सबको समान नहीं बनाया। ये दो मत नहीं कि असमानता है, प्राकृतिक असमानता भी है। रंग, जाति, प्रतिभा, बुद्धि, बल, ये सब क्या है? रंग के आधार पे जो भेदभाव है, रंग अलग अलग क्यों हो गया, जाति अलग अलग क्यों है, धर्म अलग अलग क्यों है, बल, ताकत अलग अलग क्यों होती है? तो सब ये नैसर्गिक असमानता है। नैसर्गिक या प्राकृतिक असमानता का सही अर्थ हम यही मान लें कि व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो। बस यही प्राकृतिक असमानता का, प्राकृतिक समानता का एक हम वो मान सकते हैं पहलू। कोल, जो बहुत प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से भिन्न है। समानता के जो अलग अलग रूप की बात करते हुए कोल का स्पष्ट कहना है कि इन मुद्दों पर हर आदमी दूसरे से भिन्न है। अर्थात क्या हुआ? आदमी भिन्न है तो समानता होगी क्या, इस पर विचार होना है। कोल के अनुसार शारीरिक बल, शारीरिक ताकत में हर आदमी दूसरे से अलग है, पराक्रम में हर आदमी दूसरे से अलग है, मानसिक योग्यता हर एक की अलग अलग होती है। कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का शारीरिक बल अलग अलग होता है। कक्षा के 40 बच्चों में जो पराक्रम की भावना होती है, कायरता की जो फीलिंग होती है, वो सब में अलग अलग होती है। मानसिक योग्यता हर बच्चे की अलग अलग है। ऐसे ही सोचने की शक्ति भी अलग होती है, समाज सेवा की भावना भी अलग है,
और कल्पना शक्ति भी अलग है। हर एक, यदि हम चित्र बनाने के लिए दें कक्षा में 40 बच्चों को एक चित्र दें और उसको समझाएं ऐसा बनाना है, आपको ये सोच के बनाना है, तो 40 बच्चे 40 तरीके से कल्पना की उड़ान में जाएंगे। अपनी अपनी, उनकी हर एक की अपनी अपनी दुनिया होगी। कोई इस चित्र में अपने मकान के साथ पतंग बनाएगा, कोई इस चित्र में अपने मकान के साथ सूरज बनाएगा, कोई अपने मकान का दृश्य बताते हुए नदी बनाएगा, कोई अपने मकान का दृश्य बताते हुए अपने पेरेंट्स को बताएगा, आदि आदि। दूसरे शब्दों में 40 बच्चे तो 40 अलग अलग तरीके। क्या ऐसी स्थिति में समानता हो सकती है? मुद्दा यही है विचार का। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है? यह तो हुआ प्राकृतिक समानता, जिसका जिक्र अभी मैंने कोल की परिभाषा के तहत किया। शरीर से संबंधित समानता, जो प्रकृति से आई है, मेरी पैदाइशी के साथ आई है और जिसे किसी ने दिया नहीं है। ये मेरे आंतरिक गुण हैं। मेरा शारीरिक बल मेरा आंतरिक गुण है, मेरी सृजनात्मक शक्ति मेरा आंतरिक गुण है, मेरी मानसिक योग्यता भी मेरी आंतरिक गुण है। तो ये तो हुआ शारीरिक या प्राकृतिक समानता के बारे में कुछ विचार, और ये तथ्य निष्कर्ष कि शारीरिक समानता कतई नहीं होती और ना हो सकती है। दूसरा बिंदु है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है? जैसे शब्द से स्पष्ट है, समाज। समाज के नजरिए में समानता। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। जाति, धर्म, वर्ण, जन्म, संपत्ति, लिंग और कार्य, ये चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह है सामाजिक समानता का दायरा। समाज में इन आधारों पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, कि वो पुरुष है, वो महिला है, वह लड़की है, वह लड़का है, इसके आधार पर, या कार्य के आधार पर कि वह शिक्षक है, वह उद्योगपति है, वो मजदूर है, कोई पायलट है, कोई सैनिक है, कोई उसके बदले कोई कार्य ही नहीं करता। क्या इसके बल पे हम अंतर और भेदभाव कर सकते हैं? जिसके साथ ही क्या हम धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं कि वह हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, आदि आदि, जैन है? तो धर्म, वर्ण, संपत्ति, लिंग, कार्य और उसके साथ ही जाति, जो भारत में बहुत ज्यादा है, क्या इसके आधार पर किसी प्रकार का अंतर या भेदभाव किया जाना चाहिए? नहीं। इसके आधार पे अंतर नहीं किया जाना हमें क्या देता है? सामाजिक समानता। सभी व्यक्तियों को सामाजिक विकास के समान अवसर मिले, समान। यह समान अवसर की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अवसर समान मिलना जरूरी है। उस समान अवसर का उपयोग व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करता है और बढ़ता है। तो वो जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ने में जो असमानता आई, वह तो अलग चीज है, वह अलग बात है। लेकिन मौके, अवसर सबको समान मिलना चाहिए। कक्षा में आगे कुर्सी में बैठाया गया मुझे, आपको पीछे बैठाया गया, ऐसा लगातार नहीं हो सकता। आपको भी एक मौका मिलेगा आगे बैठने का, क्योंकि कुर्सियां तो आगे 10 ही लगती हैं। दूसरे शब्दों में समानता का अवसर मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, और वही सामाजिक समानता की ओर समाज को ले जाता है, व्यक्तियों को ले जाता है। समान अवसर मिलना। जाति प्रथा और अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता का अर्थ है अछूत। पहले, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व, और बल्कि कुछ जगहों में शायद आज भी, भारत में
अछूत प्रथा रही है कि निम्न स्तर के कुछ खास वर्ग के लोगों को छूना भी एक किसी के शरीर को छू देना ऐसे श्रेणी के लोगों को बड़ा ही हीन माना जाता था और उसको लेकर बहुत सारे कस्टम्स थे। कई जगहों में यदि हमने ऐसे लोगों को देख लिया या ऐसे लोगों को छू दिया तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो स्नान करते थे पवित्र होने के लिए, पूजा पाठ करते थे पवित्र होने के लिए। किनसे पवित्र होने के लिए? कि उन्होंने किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को छू दिया है। ये जो अस्पृष्टता की भावना है, ये जो जाति प्रथा की भावना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और न जाने कितनी उपजातियां आज भारत में पनपी हैं, इसके आधार पर असमानता की बात करना घोर विरुद्ध है। विरुद्ध ही नहीं, घोर विरुद्ध है। यानी ये अपराध है, ये कानूनी अपराध है। तो जाति, अस्पृष्टता, धर्म, लिंग के आधार पे हम किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, सब समान है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को, इन सब बुराइयों को जो असमानता को बढ़ावा देती हैं, उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। यानी जाति प्रथा को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अस्पृष्टता की भावना जो अभी भी कुछ क्षेत्रों में है, लिंग विरोधी भावना कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं से मात्र शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर हैं, ये जो भावना है इसे दूर करना बहुत जरूरी है। आज लिंग की बात करें, लिंग भेद की, तो महिलाएं पुरुषों से किसी में 19 नहीं है। वे कदम कदम पर पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, उनका मुकाबला कर रही हैं। महिलाएं आज फाइटर प्लेन्स की पायलट भी हैं। महिलाएं आज बहुत बड़े बड़े जहाजों की कैप्टन भी हैं। महिलाएं आज ट्रेन चलाती हैं। महिलाएं आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े लैब, उनकी मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं है। लेकिन समाज में अभी भी बहुत जगह ऐसा विचार है, ऐसा अनुभव, ऐसी फीलिंग है कि महिलाएं जो हैं वो बुद्धि में, क्षमता में, मानसिक क्षमता आदि में पुरुषों से पीछे हैं। तो ये गलत बात है, इसलिए इसे दूर करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, भारत में अधिकतर शिक्षक जो हैं वो महिलाएं हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्कूलों के में ऊपर के पद पर जाए तो पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है। कई ऐसी नौकरियां हैं जहां महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पद हैं, जो पोस्ट हैं, उस पे पुरुष बैठे हुए हैं। बैंकों में आप जाइए, वहां सब जो अधिकतर क्लरिकल स्टाफ है वो महिलाओं का है, लेकिन जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वो सब पुरुष हैं। ये किसी कारणों से हो रहा है। तो इन विषमताओं को दूर करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, मनोरंजन गृह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सभी जगह समान रूप से प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। यानी वर्तमान में ऐसे अधिकार समान रूप से पुरुषों और महिलाओं को नहीं मिले हैं। ऐसे अधिकार आज भी जाति प्रथा के आधार पर कम ज्यादा हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत सी जगहें हैं जहां आज भी तथाकथित निम्न जाति के लोग, निम्न जाति कौन है, उच्च जाति कौन है, सभी जातियां हैं, बराबर हैं। ये निम्न और ऊंचा क्यों होना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य से ये भावना है अभी भी। इन्हीं भावनाओं को दूर करते हुए हमें सुनिश्चित करना है कि मंदिर, मस्जिद या पार्क या जितने भी ऐसे पब्लिक प्लेस हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, रेलवे स्टेशन हो, एरोड्रोम हो, वहां सब जगह, या मनोरंजन स्थल हो, मॉल हो, वहां सभी को बिना किसी भेदभाव के समानता के अधिकार के तहत सभी को प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। भारतीय संविधान में ये जो अछूतों
के प्रति जो रवैया है उसे कानूनी दंडनीय अपराध कहा गया है और नॉन बेलेबल है, गैर जमानती। ये तो कानूनी प्रावधान हुआ, लेकिन मानसिक सोच जो है व्यक्तियों के बीच में, समाज में अभी भी ऐसे ही है। जातीयता के प्रति मोह है ही। कानून के द्वारा बड़े प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, कानून की मदद से कि ये भावना को हटाया जाए। कुछ समय लगेगा। तो ये बात तय है कि दंडनीय अपराध बताकर इसे एक बहुत कठोर इसके प्रति रवैया अपनाया है और अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समानता के कुछ अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। एक और देखिए, ऊंची जाति तथाकथित जो अपने को ऊंची जाति के कहते हैं, इन लोगों को सजा देने का प्रावधान है यदि अपने को वो ऊंची जाति बताते हुए किसी दूसरी जाति के व्यक्ति का अपमान करते हैं तो कड़ी सजा देने का प्रावधान है। दूसरी ओर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, यानी ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनको तथाकथित उच्च वर्ग के बराबर लाने के लिए सरकार ने बहुत से प्रावधान किए, बहुत से कानून बनाए हैं। इनको ऊपर लाने के लिए, इनको अन्य लोगों के समान लाने के लिए, इनको उस हीन भावना से निकालकर समाज में समान स्तर पर लाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे प्रावधान किए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में संविधान लिखा गया, संविधान बनाया गया नहीं, संविधान लिखा गया, जिनके नेतृत्व में संविधान लिखा गया और जो भारत के पहले कानून मंत्री बने 1947 के बाद, उनका कहना है कि जब तक समाज में सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक समाज में क्रांति का जो वायरस है, क्रांति, रिवॉल्यूशन, विरोध, विद्रोह, इसके जो जीवाणु हैं वो पनपते रहेंगे, वो उपस्थित रहेंगे, वो विद्यमान रहेंगे। अर्थात यदि सामाजिक समानता नहीं मिली तो वह वर्ग जो निम्न ध्येय दृष्टि से देखा जा रहा है, वह वर्ग आज नहीं तो कल क्रांति कर सकता है, क्रांति करेगा, विद्रोह करेगा, विरोध करेगा, हिंसा पर उतारू होगा, आदि आदि। दूसरे शब्दों में, यदि हमें हिंसा, विद्रोह, विरोध आदि से बचना है तो हमें समानता पर विश्वास करना पड़ेगा और सामाजिक समानता को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए ये ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना, धार्मिक भावनाओं को हटाना पड़ेगा। तीसरी, समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए, क्योंकि ये इसमें यदि असमानता होगी तो वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और लोकतंत्र की नींव को बहुत कमजोर करता है। और वह असमानता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वह नागरिक समानता। सब नागरिक के नाते सब समान हैं। और नागरिक कौन है? किसी एक देश का व्यक्ति जो वहाँ के कानून, उस देश के कानून की दृष्टि में अन्य के साथ खड़ा हो, समान हो। नागरिक समानता से जो अभिप्राय है वो ये है, पहला कि कानूनी दृष्टि से सभी समान। जैसा मैंने कहा, हर नागरिक समान हो। किस दृष्टि से? कानूनी दृष्टि से। प्राकृतिक समानता या समानता का जिक्र नहीं हो रहा है, कानूनी समानता। दूसरे शब्दों में, कानून की दृष्टि में, कानून के सामने सब समान हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, कोई भी धर्म जाति के हों, समान अपराध के लिए समान सजा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण, इक्वालिटी बिफोर
लॉ। तो ये पहला अभिप्राय, नागरिक समानता से पहला अभिप्राय है कानूनी दृष्टि में सभी समान। और दूसरा अभिप्राय क्या है? कानून का संरक्षण, सभी को कानून का संरक्षण मिले। अर्थात भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 14 धारा 14 में स्पष्ट है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के अधिकार से कोई वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के समक्ष समानता और कानून के संरक्षण के अधिकार, यानी कानूनी मदद लेने का अधिकार। कानून की नज़र में हम सब समान हैं। कोई एक अपराध हुआ या कोई एक अच्छा काम किया तो सबको एक ही श्रेणी में, लेकिन उसके साथ उतना ही महत्वपूर्ण है संरक्षण मिलना। संरक्षण का अर्थ क्या है? न्यायालय जाने की छूट सभी को बराबर है। न्यायालय में के दरवाजे खटखटाने की, न्यायालय में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता सबको एक समान है। ऐसा नहीं है कि गरीब तबके का व्यक्ति या इस जाति का व्यक्ति न्यायालय जाकर अपनी बात नहीं रख सकता, न्याय नहीं मांग सकता, ऐसा नहीं है। उसको भी उतना ही अधिकार है न्यायालय जाने का जितना किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को, उच्च जाति के व्यक्ति को। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानूनी संरक्षण, जैसा मैंने बताया कि धारा 14 में, आर्टिकल 14 में बड़ा स्पष्ट है कि इससे वंचित नहीं किया जा सकता। और इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे लिए बहुत पूर्ण है। हर कोई न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और इसीलिए ये इस बात से और स्पष्ट है कि हमारे संविधान में बड़ा स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत न्यायालय या कानून संबंधी विभाग, ये जो है यह बिल्कुल स्वतंत्र है सरकार से। सरकार का एक अंग होते हुए भी ये स्वतंत्र है, ताकि किसी भी तरह का दबाव न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने वालों पर ना पड़ सके। सरकार का दबाव ना हो, व्यक्ति स्वतंत्र है। इसलिए वास्तविक जो नागरिक समानता है वो तभी आती है जब रूल ऑफ लॉ है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ये इसीलिए मैंने जो प्रारंभ में कहा कि नागरिक समानता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिक समानता ही समानता की ओर ले जाती है। और समानता जो है वो लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा। नागरिक समानता ही समाज के बीच की असमानताओं की खाई को पाटता है, उसे सबको एक तरफ लाने की कोशिश करता है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं है। और ना कोई अपने बल धन के आधार पर किसी के नागरिक अधिकारों को किसी से वंचित कर सकता है। और ये नागरिक अधिकारों का अर्थ कानून के दरवाज़ा खटखटाना, मतलब सभी को समान रूप से जीवन, संपत्ति, भ्रमण, घूमने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदाय संघ बनाने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म लेना और अधिकार की स्वतंत्रता मिलती है। सब स्वतंत्र हैं। कितनी संपत्ति बनाना है, कितना धन अर्जित करना है, कौन सा धर्म पालन करना चाहते हैं और कौन सी शिक्षा लेना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, क्या बोलना चाहते हैं, आदि आदि, ये सब उसके लिए स्वतंत्र है। अपने लिए संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र है, अपने लिए वो एक समुदाय बनाने के लिए स्वतंत्र है, अपने समाज के लिए वह जो उचित समझे वो करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो स्वतंत्रता है ये नागरिक स्वतंत्रता के तहत आता है। इसमें कानून का भेदभाव कतई नहीं रहेगा। इसलिए नागरिक समानता का अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे आधारभूत स्तंभ है। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक समानता, ये जो है
ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत आधारभूत स्तंभ है। समानता नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। लोकतंत्र में सब समान होते हैं और सब समान हो ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कई बार भेदभाव करना पड़ता है, बशर्ते वह युक्त संगत भेदभाव हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नागरिक समानता एक बहुत महत्वपूर्ण समानता का स्वरूप है और इसे सुनिश्चित करना होता है कि सबके कानूनी इलाज का अधिकार, जिसे हम एक अधिकार के तहत हम कहते हैं अंग्रेजी में कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक इलाज का अधिकार, ये सबको मिला हुआ है, हमारे मूलभूत अधिकारों में है। तो मूलभूत अधिकारों में संवैधानिक इलाज के अधिकार को सम्मिलित करने के पीछे उद्देश्य यही था कि नागरिक समानता बने, क्योंकि नागरिक समानता ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। चौथी समानता या समानता का चौथा स्वरूप राजनीतिक समानता। जैसे नागरिक समानता बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक समानता उससे कम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। राजनीतिक समानता तो बल्कि समानता, समाज में समानता की अभिव्यक्ति दिखाता है। यदि राजनीतिक समानता की बात करें तो इसका अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के, सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार हैं, समान राजनीतिक सुविधाएं हैं। कौन सी ऐसी सुविधाएं, अधिकारों की बात? मत देने का अधिकार, मताधिकार सभी व्यक्तियों को है। हाँ, उम्र उसमें स्पष्ट किया गया है 18 वर्ष से ऊपर के, लेकिन 18 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को धर्म, जाति से हटकर उसे मत देने का अधिकार है। इसमें भी ये बिंदु है कि वह पागल ना हो, उसमें वह अपराधी ना हो, वह एक तरीके से भगोड़ा ना हो, आदि आदि। लेकिन ये तय है कि मत देने का अधिकार उसके पास है। साथ ही राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है उसको। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति बना सकता है राजनीतिक दल या संस्थाएं। राजकीय पद प्राप्त करने का अधिकार है। सरकारी नौकरी में वह जाने के लिए उतना ही सक्षम है जितना कि अन्य जाति या आर्थिक दृष्टि से संपन्न विपन्न व्यक्ति हों। तो राजनीतिक अधिकार एक बहुत अहम अधिकार है। ये अधिकार प्रदान करते समय जन्म और इस सब का आधार देखना बिल्कुल गलत होगा। यह भेदभाव कतई स्वीकार्य नहीं कानूनन दृष्टि से। दिवालिया घोषित हो, पागल घोषित हो, अपराधी हो और इसके साथ नाबालिग हो, तब वह कुछ भेदभाव उसमें रहता है, क्योंकि वो उनसे, इन अधिकारों से वंचित रहता है। यही बस केवल 3-4 बिंदु हैं जिसके आधार पे राजनीतिक अधिकारों के लिए वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है। राजनीतिक अधिकारों के लिए अयोग्य घोषित, अन्यथा नहीं। इस प्रकार राजनीतिक समानता जो है वो लोकतंत्र का बहुत अहम आधार है। लोकतंत्र का आधार जिसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि मत देने का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित रहे तो क्या वह लोकतंत्र कहलाएगा? मत देने का अधिकार कुछ देशों में आर्थिक आधार पर है, कुछ देशों में शिक्षा के आधार पर है, पर भारत को इसीलिए सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग मत के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और 18 वर्ष से आयु के सभी लोगों को यह अधिकार दिया गया है। उसमें आर्थिक कारण
या अन्य कोई कारण उसमें नहीं जोड़ा गया है। ऐसा करके किसी को वंचित नहीं किया गया है। इसलिए भारत का लोकतंत्र एक दुनिया की एक मिसाल है। हैरोल्ड लास्की, जो पूर्व में भी जिसका जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता के वातावरण से ही राजनीतिक और वैधानिक इसके वातावरण से ही वैधानिक और राजनीतिक समानता के आदर्शों को पूर्ण तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी आर्थिक समानता आए तभी हम राजनीतिक समानता का आनंद ले सकते हैं, भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो ये हैरोल्ड लास्की के अपने विचार थे। तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनने का अधिकार हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। और ये भी समानता के अधिकारों में एक बहुत अहम पहलू है।